क्या हाल है साथियों, मैं हुई काश तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 4 मई का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। आपको यूपीएससी के अलावा जो अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन हैं उनके जो प्रीलिम्स और मेंस के एग्जामिनेशन दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज जो हम पढ़ेंगे वो है पहला इंस्टॉलमेंट यानी कि पहली किस्त जारी कर दी गई है एसडीआरएफ की, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड। ठीक, डिजास्टर से संबंधित है और डिजास्टर अभी चल रहा है, आप समझ रहे हैं, कोविड, तो उससे जो है रिलीज़ कर दी गई है। सारी जानकारी देखेंगे। स्पुतनिक 5, ठीक है, स्पुतनिक 5 रशिया की ये वैक्सीन है, रशिया द्वारा बनाई हुई, इंडिया में आ गई है। अच्छा, इंडिया में कहाँ आई है अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बाद में बताऊँगा। दिल्ली में आई है कि और कहीं आई है, ये बताइएगा। और यूएस ने जो है इंडिया को बेच दिए हैं कुछ पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट, 6 P-80 होगा, सॉरी, P-8I पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट जो है सेल कर दिए हैं। लेकिन अगली ही न्यूज़ में आप देखोगे कि यूएसए ने इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में भी रख दिया है। ठीक, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट होता है बौद्धिक संपदा से संबंधित, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित जो है होता है, और उसमें भारत को, मतलब ये अमेरिका ही कहता है कि ये जो है इनके यहाँ जो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इन सब का जो है गलत उपयोग करता है भारत, ये सीधी सी बात है कहने की। और लैग बी ओमर फेस्टिवल, ये इज़राइल का एक फेस्टिवल है और इसमें ये समझ लीजिए कि वहाँ के बच्चों का मुंडन का दिन होता है, मुंडन का दिन। ठीक, और कई सारे जो यूथ हैं उनकी शादी का भी दिन होता है। क्या है ये जानेंगे पूरा फेस्टिवल। ठीक, और आप लोग की एक चीज़ बता दें कि कल मैंने बोला था कि लाफ्टर स्माइल डे है, वो जो है हमेशा मई के पहले, जो मई का महीना है उसके पहले संडे को होता है, तो वो 2 तारीख को होगा। ठीक, तो ये करेक्शन था, 3 मई को जो हमारा क्या था, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे था। ठीक, आपकी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे था। आज जो है आपका 4 मई को कौन सा है, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे और कोल माइनर्स डे। ठीक है, जो कोल में जो काम करते हैं, माइन करते हैं, उनका जो है दिन है 4 मई। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें यूपीएससी 2021 और ईपीएफओ 2020 से कंप्लीट पेड ग्रुप और टेस्ट सीरीज़ के पेड ग्रुप जो है चल रहे हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करना तो 8564880530 9696066089 पे कॉल करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, एसडीआरएफ की पहली किस्त जारी हो गई है। एसडीआरएफ है क्या, मैंने आपको जैसे बताया कि ये एक स्टेट जो है स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड है। ठीक है, स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड है, स्टेट्स को सेंटर ने पहली किस्त भेज दी है सेंटर में। अब आपको मालूम है कि डिज़ास्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट के किस मंत्रालय के अंतर्गत जो है, जो उसका प्रबंधन पूरा देखा जाता है, होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय। ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखिया करिए। और इसमें सेकेंड वेव के चक्कर में जो है पहले भेज दिया गया है। पहले क्या होता था कि एसडीआरएफ वाला फंड भेजा तो जाता था, कुछ ना कुछ तो डिजास्टर आते ही रहता है, तो जून में भेजा था, लेकिन इस बार पहले भेजा जा रहा है। और जो किस्त भेजी गई है, मान लीजिए 100 रुपये भेजेंगे तो उसमें जो 50% जो पैसा खर्चा होगा वो भैया कोरोना से निपटने के लिए ही होगा। उसमें वेंटिलेटर लाना, ऑक्सीजन के बनाने वाले वो चीज़ें लानी, सारी चीज़ें जो भी व्यवस्था है 50% तक कोविड से संबंधित जो है चीज़ें उसको ख़त्म करने के लिए लगाया जाएगा। ठीक, होम मिनिस्ट्री ने किया है, एनुअल एक्सरसाइज होती है, जून में वैसे भेजा जाता है। और इसमें जो है प्रतिक्रिया, इसमें कई सारे जो है उन्होंने रिलैक्स किए हैं, जैसे मैंने अभी पहले बताया, जून की जगह इस बार अप्रैल में ही भेज दिया गया है। और यूटिलाइजेशन पहले ये भी होता था कि स्टेट्स को जो है बोलते थे भैया उपयोग प्रमाण पत्र दो कि कहाँ कहाँ तुमने पैसा खर्चा किया है, वो भी देख लेते, लेकिन अभी इस बार नहीं किया, उन्होंने रिलीज़ कर दिया है बिना इसके प्रमाण पत्र के। 50% से ज़्यादा जो है पैसा कहाँ खर्चा होगा कोविड में, कहाँ कहाँ पे जो है पैसा ज़्यादा दिया गया, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे ज़्यादा जो है कोविड-19 जो है पाया गया और ये लोग ज़्यादा जो है ग्रस्त हैं कोविड से। और दिल्ली में क्योंकि वो यूनियन टेरेटरी है एक, ठीक, तो वहाँ पे भारत के यूनियन के जो संघ का जो बजट है उसी में जो है इसका फंड रिलीज़ कर दिया गया, अलग से नहीं किया गया। जैसे उत्तर प्रदेश के लिए किया गया, महाराष्ट्र के लिए किया गया, ऐसा उनके लिए नहीं किया गया, दिल्ली वालों के लिए। उपरोक्त धन का उपयोग कहाँ पर किया जाएगा, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। जो है केंद्रों की देखभाल की, उसमें उपभोग सामग्रियाँ, थर्मल स्कैनर, इन सब चीज़ों पे होगा। ठीक, और एसडीआरएफ आपको बता दें, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत ये बनाया गया फंड है एक, मतलब एक तरीके से गुल्लक है। ठीक, और ये वो वाला प्राइमरी फंड होता है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नोटिफाइड डिजास्टर्स यानी कि कुछ अधिसूचित जो आपदाएं होती हैं, अधिसूचित डिजास्टर्स मतलब पहले से वो बताई गई हैं कि हाँ भैया फला फला फला, उन पे जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो खर्चा होता है
उसको फंडिंग दी जाती है ताकि वो तुरंत तत्काल रूप से जो है राहत प्राप्त कर सके। ठीक, तो ये सबसे मेन यहाँ पे इसका मकसद होता है इस एसडीआरएफ में रहने वाले पैसों का। केंद्र सरकार जो है आपका 75% तक जो है, अगर मान लीजिए 100 रुपये दे रही है तो केंद्र सरकार उसमें 75% पैसा देगी, और आपकी राज्य सरकार जो है 25%। कौन से? जो समान श्रेणी वाले जो राज्य हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी स्टेटस वाले, और जो है 90% तक जो है केंद्र सरकार देती है, 10% तक वाले स्टेट्स देते हैं जो कि स्पेशल यानी कि विशेष श्रेणी के राज्यों में आते हैं, जैसे कि आपका हिली स्टेट्स हैं, बॉर्डर स्टेट्स हैं, ठीक है ना, ये वाले जैसे नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो ये था पूरा जो है हमारा ये इससे एसडीआरएफ से संबंधित। और जो कल लोगों ने जो है अच्छे जो हमारे चैनल पे कमेंट किए, जो मैंने कल पूछे थे कई सारे क्वेश्चन, उसमें देखिए एक तो है रुचि पाठक पाठक पांडे जी, और दूसरा हृदय कुमार जी। आप लोग के लिए शाउट आउट है, आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट दिए। आगे भी और जो लोग देख रहे हैं कमेंट करा करिए, अच्छे से करा करिए, सारी चीज़ें इसमें एक साथ दिया करिए कमेंट में, ताकि जो है आप लोग को भी मैं आपका नाम भी यहाँ पे ले सकूँ। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में स्पुतनिक 5। ठीक, वी नहीं होगा, ये 5 बोला जाएगा इसे, लैंड इन इंडिया। अब इसमें क्या है, इंडिया अब थर्ड वैक्सीन पाने वाला है। पहली कौन सी है? कोविशील्ड। ठीक, दूसरी कौन सी है? कोवैक्सीन, जो कि भारत बायोटेक की, और स्वदेशी वैक्सीन यही है कोवैक्सीन। कोविशील्ड तो खाली एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वाली जो वैक्सीन है उसकी कॉपी बना रहा है इंडिया में, और आदापुरा वाला जिनका नाम आपने सुना होगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो इसको कर रहे हैं, और अभी भाग गए वापस वो आपका यूनाइटेड किंगडम में। उनको खतरा लग रहा है काफ़ी। ठीक, क्योंकि वो शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई है, पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ये जो कंसाइनमेंट आया स्पुतनिक का, ये हैदराबाद में आया। ठीक, और 1 मई को आया 2021 को, और ये डे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे आप लोग को पता है कि भारत एक जवान युवा कंट्री है। कैसे? जैसे कि एक सर्वे में कहा गया कि 65% तक जो भारत की जनसंख्या है उसकी उम्र लेस देन 35 ईयर्स है, 35 साल से नीचे है। ठीक, और जो है अभी हमने 1 मई से स्टार्ट किया है 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम खोल दिया है। ठीक, इसके जो है कौन कौन से कहाँ कहाँ से आप कर सकते हो? उमंग ऐप से कर सकते हो। ठीक, आप जो है कर सकते हो आरोग्य सेतु ऐप से कर सकते हो। आप लॉगिन करके आपको स्लॉट लेना पड़ेगा, समझो बात को। और जो है इनकी कोविन करके जो है एक वेबसाइट है, उस पर भी जाके आप लोग जो है स्लॉट बुक करेंगे, और फिर आपको जो बताया जाएगा कि फलां जगह पे फलां टाइम पे आपको आना है वैक्सीन का शॉट लगवाने के लिए। तो 1 मई से था, 1 मई को ये आ गई है, तीसरी वैक्सीन हो सकती है भारत की। और इसको जो है आपका 45 साल के ऊपर, तो बाकी लोग को तो पहले ही खोल दिया गया था जनवरी से ही। और कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ये बता दिया। डॉक्टर रेड्डी जो हैं वो स्पुतनिक 5 को इंडिया में जो है वो इसका विपणन भागीदार हैं, यानी कि मार्केटिंग पार्टनर हैं। और कुछ दिनों में जो है इसका पहले कुछ क्लियरेंस दिए जाएंगे। अब देखो सरकार है, सरकार ने एक वैक्सीन ला रहा है, तो कुछ क्लियरेंस, कुछ उसमें टेस्ट तो करेगा ना यार, ऐसे तो नहीं दे सकता, करोड़ों लोग मर जाएंगे। तो इसलिए कुछ क्लियरेंस, नेसेसरी क्लियरेंस देते हुए फिर थोड़े दिन में ही जो है इसको चालू कर दिया जाएगा। ये स्पुतनिक 5 जो कोविड-19 की वैक्सीन है, ये किसने बनाया है? ये गामालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी जो है रशिया वाला, वहाँ बनाया गया। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि ये वायरल वेक्टर वैक्सीन है, जैसे कि कोविशील्ड है ना, या फिर एस्ट्राजेनेका वाली जो वो है वैक्सीन, वैसे ही है। वायरल वेक्टर वैक्सीन क्या होता है कि वायरस को पहुंचाना, मतलब एक वेक्टर में ले आके, और फिर ये कहाँ इसको पुट कर देते हैं? सेल्स में। आप हमारे ह्यूमन बॉडी के सेल में डाल देंगे, और वहाँ ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है, या फिर एंटीजन की तरह काम करता है सेल के अंदर जाके। और जैसे ही रेप्लिकेट करता है वैसे ही जो है एंटीबॉडीज़ आती हैं, और जो है, और ये काफ़ी कमज़ोर टाइप का होता है, अभी बताऊंगा उसके बारे में। एंटीबॉडीज़ आती हैं और इसको ख़त्म कर देती हैं। ठीक, और याद कर लेते हैं, अच्छा बेटा इस टाइप का अगर जो है ये बंदा, ये वाला वायरस आएगा अगली बार, तो उसको और तेज़ से पीटेंगे। ये मैंने कई बार आपको बताया है। ठीक, वायरल वेक्टर क्या होता है? वायरस को वेक्टर, एक मतलब एक समझ लो बॉक्स के अंदर रख के आपका सेल के अंतर्गत तक पहुंचाया जाता है अंदर, वहाँ पे ये रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। जैसे ही करता है वैसे एंटीबॉडीज़, हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो प्रतिरक्षात्मक क्षमता है, हमारी इम्यूनिटी जो है, वो उसको जो है मार देती है और याद कर लेती है। ठीक, मेमोरी सेल भी बोलते हैं, याद कर लेती है कि अगली बार आएगी तो फिर मारेंगे। ये तो कंफर्म है ना? इस पर क्वेश्चन आएगा जरूर, इसलिए मैं बार बार इसको रिवाइज करा रहा हूँ आपको।
ठीक, 11 अगस्त को जो है भैया रशिया में तो चालू हो गई थी स्पुतनिक 5। और ये एडिनो वायरस वायरल वेक्टर वैक्सीन है। एडिनो वायरस मैंने आपको बताया है पहले भी, जैसे कि ये वाला जो कोविड वाला जो वायरस है सार्स सीओवी, ठीक, इसमें क्या है, एक तो देखिए बॉल से बनी रहती है, इसके फिर स्पाइक स्पाइक से बने रहते हैं ना, ये कील टाइप के। ये इसका जो है, इसको आप निकाल लेते हैं। ये काफ़ी खतरनाक भी, सबसे ज़्यादा खतरनाक यही चीज़ है, इसकी वजह से ये जो दोबारा जो इसने अपने आप को म्यूटेट किया है। कोरोना वायरस तो पहले से भी था ना, सार्स सीओवी पहला वाला, अब उसी का जो है ये परिवर्तित रूप तो है। तो ये वाला जो स्पाइक इस पे निकले हुए हैं ये सबसे खतरनाक है। इसी के आरएनए निकाल कर हम इसको वायरल वेक्टर मतलब बनाते हैं और सेल में घुसाते हैं, ठीक, और आनुवांशिक रूप से, और उसको फिर प्रतिरोधक क्षमता मारती है। तो ये एडिनो वायरस मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ठीक। और इसके बाद जो है इमरजेंसी मास डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी कई जगह जो है दिसंबर में चालू हो गया था स्पुतनिक 5 का, जैसे कि रशिया, अर्जेंटीना, बेलारूस, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ पे आपातकालीन बड़े पैमाने पर वितरण चालू हो गया था स्पुतनिक 5 की। देखो जो एफिकेसी है, जो प्रभावशीलता है वो 91.6 है। कोविशील्ड की जो है वो 71 है, समझिएगा। और जो है ये जो कोवैक्सिन है बायोटेक वाली, इसका पता नहीं है। तो ये वाली चीज़, कई सारे टाइप ऑफ जो है वैक्सीन होती हैं, ये समझ लेते हैं यहाँ पे जो है। पहले तो एक डिफरेंस आप लोग बता दूं, आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक, लेकिन डीएनए में डबल स्ट्रैंड होता है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन ऐसे सिंपली भी पूछ सकता है। कई टाइप की वैक्सीन होती हैं, जैसे कि एक होती है लाइव एटेन्यूएटेड। इसमें क्या है कि वायरस तो रहता है लेकिन बहुत ही कमज़ोर और जिंदा रहता है, ठीक। तो इसमें काफ़ी खतरा भी है। ब्राज़ील वालों ने कहा है कि ये जो स्पुतनिक वाली थी, इसमें इन्होंने कई में तो दे दिए जिसमें लाइव एटेन्यूएटेड वाले थे, तो खतरा और ज़्यादा हो भी सकता है, ठीक है। तो अब घबराने वाली बात नहीं, सरकार पूरा ध्यान रखेगी इसका, ठीक। लाइव एटेन्यूएटेड टाइप वाले कौन सी वैक्सीन होती है, जिसमें कि इसमें देखिए ये कोई गलती नहीं हो रही कि गलती छूट गया इनके अंदर लाइव, ये होती ही वैक्सीन ऐसी है। इसमें क्या है कि बहुत ही कमज़ोर मरगिल्ला टाइप का वायरस जो है डाल देंगे, जिंदा तो होता है लेकिन तुरंत पिटने के लिए उसको बनाया जाता है, ठीक। तो ये ऐसे याद कर सकते हो आप। दूसरा क्या होता है इनएक्टिवेटेड, इसमें जो है डेड होता है वायरस, ठीक, डेड होता है वायरस। और इसमें जो है बूस्टर वैक्सीन चाहिए होती है, मतलब जैसे कि कोविशील्ड है ना, बूस्टर वैक्सीन लगानी पड़ती है, एक के बाद दूसरी लगानी 6 से 8 हफ्ते के बाद, ठीक। सब यूनिट वाले में क्या होता है कि जर्म जो भी वायरस है उसका जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो रिस्पॉन्स होता है उसका यूज़ किया जाता है, उसका पीस निकाल लेंगे, जैसे कि ये हो गया, ठीक है ना, देख रहे हो, इसको ये निकालो, ये स्पाइक है ना। डीएनए आरएनए वाली जो होती है वैक्सीन, उसमें क्या है कि इंस्ट्रक्शन फॉर द बॉडी टू मेक द एंटीजन इटसेल्फ, ठीक, खुद से ही मतलब इंस्ट्रक्शन जो है बॉडी का दे दिया जाता है, आरएनए से निकाल के डीएनए को हम उसमें डालते हैं आपके सेल में, और उसकी वजह से जो रेप्लिकेट होता है तो हमारी बॉडी खुद से एंटीजन के ले आने पे जो है खुद से रिस्पॉन्ड करती है। तो ये वायरल मतलब वैक्सीन के कुछ टाइप्स हैं। वायरल वेक्टर वैक्सीन मैंने आपको बता दिया कि ये हार्मलेस वायरस जो होता है उसको हम थोड़ा सा उसमें चेंज लाते हैं, और जो भी उसका डिजीज कॉजिंग जो वायरस का जेनेटिक कोड होता है, ठीक, अनुवांशिक कोड होता है, हम उसको उठा के, जैसे कि कोविड के केस में कौन है, स्पाइक का प्रोटीन, ये सबसे खतरनाक जो है इसके अंदर, इस डिजीज़ को बनाने के लिए जो जेनेटिक कोड है वो स्पाइक की वजह से, ये प्रोटीन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सब कोविड जो है इतना खतरनाक है, ठीक। तो इसका ये डिजीज़ कॉजिंग है इसका, ठीक है। इसको जो है हम उठा के डालेंगे सेल में, डालने की कोशिश करते हैं। देखिए हार्मलेस जो वायरस ट्रांसपोर्ट था, अब हार्मलेस वायरस हम बनाएंगे और ये ट्रांसपोर्ट कर देगा। इस कोड को हमने जेनेटिक कोड निकाल लिया स्पाइक प्रोटीन वाला, और उसको सेल में डाल दिया, हमारे जो शरीर के सेल हैं, जिससे जैसे कि आरएनए वैक्सीन में होता है। आरएनए वैक्सीन कौन सी है आपकी, कोविशील्ड वाली, ठीक। और उसके बाद जो है प्रोड्यूस करता है, अब सेल के अंदर जाएगा जब ये जेनेटिक कोड, तो सेल जो है प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, और जैसे ही प्रोड्यूस करेगा वैसे ही हमारी जो प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रिया है होगी, और इसको जो है ख़त्म कर देगी इस वायरस को, ठीक। और याद रखेगी कि अगली बार आओगे बेटा फिर और पीटेंगे, ठीक। तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका भी जो है वो भी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है जो कि अप्रूव्ड है इंडिया में। मेरे ख्याल से ये वाला जो है आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। ये काफ़ी बायोलॉजी साइंस और जो नॉन जो डॉक्टर वाली फील्ड से हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत होती है, इंजीनियरिंग हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, तब भी तो आसान भाषा में समझाने की कोशिश करिए। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन तुरंत तोड़ने लगी है बहुत तेज़ से, ठीक है। और चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है, अमेरिका ने भारत को 6 P-8I गश्ती विमान यानी कि पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट बताया। अच्छा, पेट्रोलिंग आप लोग सोच रहे हो कि क्या होता है, जैसे कि मोहल्ले में होता था ना, जैसे एक बंदा जो चौकीदार हम रखते थे कि जागते रहो वाली चीज़ है ना, वो पेट्रोलिंग कर रहा है एक्चुअली हमारे यहाँ, पेट्रोलिंग कर रहा है और निगरानी रख रहा है कि कोई आए ना।
वैसे ही जो है एयरक्राफ्ट होगा तो वो हमारे बॉर्डर्स पे पेट्रोलिंग करता रहेगा कि भाई कोई आ रहा है विमान या फिर कोई चीज़ है, तो पहले वो नुकसान करे उससे पहले ही हमें पता चल जाए। ठीक, तो आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश है। तो ये यूएस डिपार्टमेंट जो है उसने हमको सेल कर दिया है $2.42 बिलियन का। ठीक, इससे थोड़ा सा कम ही जो है नीरव मोदी चुरा के गया है भारत से। ठीक, लुटेरा कहीं का। उसके बाद जो है प्रमुख बिंदु क्या है इसमें, देखिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि रक्षा अधिग्रहण परिषद जो है, इसकी पहली बात तो जो चेयरमैन कौन होते हैं, वो होते हैं आपके डिफेंस मिनिस्टर, जो कि अभी राजनाथ सिंह जी हैं। ठीक, और ये जो होता है परिषद होता है, ये बताता है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें डिफेंस अपनी रक्षा उसके लिए जो है कौन कौन सी चीज़ों को हमें अधिग्रहण करना है। तो उसी में जैसे ये वाला एयरक्राफ्ट था पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट, तो उसको अधिग्रहण करने के लिए हमें डीएसी से परमिशन लेनी पड़ी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डिफेंस मिनिस्टर। और जो है इन्होंने कहा कि ठीक है, लंबी दूरी के समुद्री निगरानी विमान की खरीद को मंजूरी दी थी। समझ में आ गया? इसके बारे में डीएसी के बारे में अबाउट अस में जाके एक बार ज़रूर पढ़िएगा। और इसमें देखिए 10 पहले बोले गए थे, फिर 6 हो गए थे क्योंकि बजट के कुछ दिक्कत थी। और नेवी ने ये भी कहा है कि यार हम थोड़े से ऐसा करना चाहते हैं कि मानव रहित प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, कि मतलब हमेशा नहीं जो है मानव ही रहे एयरक्राफ्ट चलाए, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसा भी हम कर सकते हैं ना बॉर्डर पे हम, कि लेज़र वाला लगा दें और लेज़र भी वो हमें सतर्क कर दे और जो है निगरानी रखे। ठीक, तो मानव रहित पे भी काम कर रहे हैं, तो 10 की ज़रूरत नहीं है। नेवी ने कहा हमें 6 दे दो यार तुम। बाकी जो है बजट भी थोड़ा कंस्ट्रेंट तो था ही। और अच्छा, भारत जो है कौन से नंबर पे है अगर सैन्य उसमें जो है उसका एक्सपेंडिचर व्यय का अगर देखा जाए, तो कौन से नंबर पे बताइए? ठीक, और भारत के ऊपर कौन कौन से हैं कंट्रीज़? नौसेना ने 2009 में भी भारत ने जो है ये 8 हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक, और इसमें एयरक्राफ्ट जो था आपका 312A नेवल एयर स्क्वाड्रन, ये बेस्ड है, ये अब इसका पार्ट बन जाएगा इस स्क्वाड्रन का, जो अराकोनम तमिलनाडु में है। इस बेस पे ये जाएगा। ठीक, निगरानी करेगा। P-8I जो है ये बोइंग 737 जो है वाणिज्यिक विमान, जो कमर्शियल जिसमें कि आम लोग पैसेंजर जो जाते हैं उसके ऊपर बेस्ड है। और ये भारत इसका पहला कस्टमर है P-8I का। और ये मतलब काफ़ी मैरीटाइम पेट्रोल मतलब समुद्री जो है आपका गश्ती लगा सकता है, पनडुब्बी रोधी है यानी कि एंटी सबमरीन भी काम कर सकता है, और टोही मिशन पे रहता है। टोही मतलब रैकी भी कर सकता है, रिकनेसेंस मिशन भी कर सकता है। मतलब कि जैसे कि गए पाकिस्तान में और देख के आ गए अच्छा ये जो है, या फिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में गए और देखा अच्छा ये सब जो है बैठे हुए हैं पाकिस्तान के जो है आला अफसर, ठीक है ना, टेररिस्ट की तरीके से, तो वहाँ जाके वापस आ गए तो चुपके से, तो इसको रेकी बोलते हैं। और सर्विलांस तो है ही है भाई, निगरानी करना। तो ये वाली चीज़ें हैं। लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट है। और यूएसए में भी सेम जो एक एयरक्राफ्ट है उसका नाम है P-8A पोजाइडन। ठीक, इंडिया, अब देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया और अमेरिका के बीच में रक्षा से संबंधित कई सारे जो है सौदे हुए हैं, डील हुई हैं। 5 जो हैं यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा सिंपल सा। पहला कौन सा है? GSO मियाँ, ये जो है इसका फुल फॉर्म समझिए, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। ठीक, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड मिलिट्री इंफॉर्मेशन। अब इसमें यही है कि हम साझा करेंगे एक दूसरे से, मतलब यूएस हमसे, हम यूएस से मिलिट्री इंटेलिजेंस। ठीक, मिलिट्री इंटेलिजेंस एक दूसरे से करेंगे। अब जैसे अफगानिस्तान में इंडिया गया, अफगानिस्तान में यूएसए गया, मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ खाली एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक, लादेन से बदला लेने के लिए इतने सालों से है अफगानिस्तान में, अब पाकिस्तान बीच में है, समझिए इंडिया यहाँ पे है, अफगानिस्तान यहाँ पे है, यूएसए काफ़ी साल से यहाँ पर था। अब खैर अब इसने घोषणा कर दी कि हम पूरी तरीके से यहाँ से जा रहे हैं। तो इतने साल रहा तो कई सारा उसको मिलिट्री इन्फॉर्मेशन उसके पास होगी ना यार। और जब वो इन्फॉर्मेशन है तो पाकिस्तान के खिलाफ या फिर टेररिस्ट के खिलाफ जो है कार्य करने के लिए क्या इंडिया यूएसए से कोई इंटेलिजेंस या इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता है? तो उसी के लिए, और उसके एवज में ये भी है कि यूएसए इंडिया से भी चाइना से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो भाई एक हाथ दो, एक हाथ दो लो वाली चीज़ है, तो उसी संबंधित ये जो है एग्रीमेंट है। देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है कि नहीं ये समझने के लिए। तो ऐसे ही थ्योरी को रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से जोड़ के पढ़ो, इंटरलिंकिंग इसी का नाम है। और ये काम आपने सीख लिया तो कोई भी चीज़ आपके लिए रटना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, सिर्फ जो है पढ़ोगे और समझ जाओगे कहाँ चीज़ क्या हो रही है। लेमुआ जो है अगला, इसका फुल फॉर्म समझिए, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज
मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। अब लॉजिस्टिक्स जैसे ट्रक और ये सब जो होते हैं, जैसे नेवी, समुद्री विमान, एयरक्राफ्ट, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो सिंपल सी मीनिंग क्या है इसका कि मिलिट्री बेसेस जो हैं भारत के और भारत और यूएसए के, अब यूएसए के देखो इंडियन ओशियन में भी हैं, कई जगहों पे भी हैं, तो इन दोनों पे इंडिया वाले यूएसए का, यूएसए वाले इंडिया की मिलिट्री बेसिस पे जाके कुछ मरम्मत का, रीसप्लाईज की चीज़ें ले सकते हैं। ठीक, तो लॉजिस्टिक्स भी सपोर्ट हो गया लेमोआ के अंतर्गत। अब रीसप्लाईज में देखो फ्यूल हो सकता है, फूड हो सकता है, मिलिट्री आर्म वाली चीज़ें हो सकती हैं, कुछ मरम्मत की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, कॉम कैसा फुल फॉर्म है, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब भी हम ट्रेनिंग एक्सरसाइज, आपने सुना होगा ना कि हम मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये ऑपरेशन कर रहे हैं, हम मिशन जो है वहाँ से कुछ अभी निकाल रहे हैं, मतलब लोगों को वापस इंडिया ला रहे हैं। ठीक, तो इन सब में क्या है, दोनों की देशों की जो है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज दोनों एक दूसरे से करते हैं कॉम कैसा के अंतर्गत। ठीक, बेका, बेका क्या है, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता। इसमें क्या होता है, 2020 में एक तो साइन किया गया है और एक दूसरे से हम लोग जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे से साझा करते हैं, भू स्थानिक जानकारी। मतलब यही है कि मान लीजिए कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अफ़गानिस्तान में जो है जानता है यूएसए, फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, पाकिस्तान के बॉर्डर करीब है, तालिबान वाले या फिर कुछ ऐसे जो है उसके कैंप लगे हुए हैं पाकिस्तान के, जो इंडिया के खिलाफ टेररिज्म फैलाने के लिए काम कर सकते हैं, तो हम उनसे जियो स्पेशल उनका ठिकानों की जगह हमने ले ली और फिर जो है उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। ठीक, और पांचवा जो भारत और यूएसए के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण जो समझौता है डिफेंस वाला, या फिर वैसे बोल सकते हैं, वो है सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, यानी कि नागरिक परमाणु समझौता। ये जो है मनमोहन सिंह जी के टाइम पे हुआ था। इस समझौते को 123 एग्रीमेंट भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं ये आप लोग जो है कमेंट करके बताएंगे, और जो अच्छा कमेंट करेगा उसको मैं कल वाले वीडियो में जो है उसका शाउट आउट करूंगा, उसका नाम बताऊंगा यहाँ पे। ठीक, तो अब देखो इसमें घबरा मत जाना कि अरे हमारा नाम ये है तो यार हमारा गलत ना हो जाए, और ये सब नहीं, कुछ नहीं। जब गलत होगा तभी सुधार होगा। ठीक, हमेशा कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। मैंने भी खूब रगड़ के भाई ये सब चीज़ें करी, अभी भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ और होऊंगा भी नहीं, और मैं होना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सुधार जो है, नियमित सुधार करना बहुत ज़रूरी है। परफेक्ट होने के चक्कर में कुछ करना ना ही करें, ये गड़बड़ है। ठीक, तो 123 एग्रीमेंट भी बोलते हैं इसे, और यूएसए और इंडिया के बीच में हुआ था 2005 में। इसका फ्रेमवर्क जो है मनमोहन सिंह और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने साइन किया था। और इसमें देखो हुआ क्या कि भारत ने अपने नागरिक और सैन्य परमाणु सुविधाओं को अलग अलग कर लिया। ठीक, कि भाई हम अब सिविल जो है हमारे वो अलग हैं, न्यूक्लियर जो जो हमारी टेक्नोलॉजी है, और मिलिट्री वाली जो है वो अलग है। सिविल वाले में देखो क्या क्या होता है, फूड को प्रिजर्व करने के काम आता है न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक, आपका जो है न्यूक्लियर एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो, आप जो है फूड इरेडिएशन हो गया, और देखो कीमोथेरेपी और ये कैंसर से लड़ने के लिए काम आता है, और भी कई सारे काम हैं सिविल में भी। ठीक है, तो उसमें हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, बताओ इनमें से कौन सा जो है सिविल उसमें आता है, यूज़ में आता है, न्यूक्लियर। और बाकी मिलिट्री वाला आप जानते हो, बम, ठीक है ना, बम फेंक मारेंगे, तो ये वाली चीज़ है। सिविल न्यूक्लियर जो फैसिलिटी थी, अब इसके अंदर ही जो ये सिविल न्यूक्लियर हमारा एग्रीमेंट हुआ जब भारत का यूएसए से, तो भारत ने एक तो सिविल और मिलिट्री हमारे अलग अलग कर लिए, दूसरा जो भी सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी थी भारत में, उस याद रखना सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी बोल रहा हूँ, मिलिट्री नहीं। ठीक, उसको भारत ने कहा कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है आईईए के मानकों के अंतर्गत हम उसको रखेंगे। ठीक, और कभी और इसमें जो है बाद में आप लोगों ने शायद पीछे सुना भी होगा एडवांस एग्रीमेंट, आई थिंक आई एम रॉन्ग, नहीं एडवांस एग्रीमेंट ही है। तो ये बार कंफर्म करना, ये भी आईएईए से ही संबंधित है। इसमें क्या होता है कि आईएईए के लोग आकर चेक कर सकते हैं कि भाई कुछ और गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, जो हमने बताया हम वैसे ही कर रहे हैं। ठीक, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने अच्छा क्या दिया, ये भी समझने वाली बात है। उन्होंने कहा कि फुल सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन होगा भारत के साथ में। हम ये इस चीज़ के लिए काम करेंगे कि भारत को सिविल से संबंधित कुछ भी ये न्यूक्लियर में कॉपरेशन चाहिए तो हम करेंगे। लेकिन अब अगला ही टॉपिक देखिए कितना बेहतरीन है। अमेरिका चल रहा है भैया आज तो। अमेरिका ने क्या किया है, भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाल दिया है। सिंपल सी चीज़ क्या है, बौद्धिक संपदा जो होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसके रक्षा और इन्फोर्समेंट यानी प्रवर्तन करने के लिए यूएसए को ऐसा लगता है कि भारत ने काम नहीं किया है, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाला है, जो कि एक ठीक बात नहीं है। ठीक, इसमें क्योंकि ये कहता है कि भारत जो है एक तरीके से
जो बौद्धिक संपदा है यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फलाना डिमाका, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें जो हैं, इनको नहीं मानता, इनका उल्लंघन करता है और नकली चीज़ें बनाता है, चोरी करता है और रॉयल्टी नहीं देता है, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को इस प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है। रिपोर्ट का नाम है 321 स्पेशल 301, सॉरी, रिपोर्ट का नाम है स्पेशल 301 रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट जारी करता है यूनाइटेड स्टेट का जो है ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि। और जो इनका एक्ट है जिसके अंतर्गत एक धारा है 301, उसी की वजह से स्पेशल 301 रिपोर्ट बोला जाता है। व्यापार अधिनियम यानी कि ट्रेड एक्ट 1974 के अंतर्गत जो है 301 धारा है, उसके अंदर ये आता है, यानी लिस्ट निकाली जाती हैं। देखो, दो लिस्ट होती हैं, वॉच लिस्ट और होता है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। ठीक, इसके ऊपर शायद एक और लिस्ट भी है, उसको उसमें शायद वो सैंक्शन लगा देते हैं फिर। ठीक है, कि भैया ये तो गड़बड़ कर रहा है, पूरा मतलब चोरी चकारी चल रही है। 1989 में ये जो है चालू हो गया था पहली बार। और इस रिपोर्ट में देखिए क्या निकाला गया है कि भारत को प्राथमिक जो है निगरानी सूची में रखा गया है। और 23 देशों को जो है भारत के अलावा 8 और देशों को भी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है प्राथमिक निगरानी सूची में। और सिर्फ जो वॉच लिस्ट की मैंने अभी बात करी, ठीक, वो 23 उसमें कंट्री रखी हैं यूनाइटेड स्टेट्स ने। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने ये कहा है कि भारत ने बहुत ही मतलब सबसे अधिक उल्लंघनकर्ताओं में, यानी कि एग्रीगेयस वॉलेटर्स में आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वॉलेशन करता है। और लेकिन उसने कहा कि ऑनलाइन के उसमें थोड़ा बहुत प्रोग्रेस करी है, क्रमिक प्रगति करी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक, उल्लंघनकर्ता बहुत ज़्यादा है, ये कह रहा है। चाइना के लिए तो उसने बोल दिया कोविड-19 संबंधित टेस्ट किट और मास्क जो आ रही है वो सब नकली भेज रहा है, चाइना के लिए तो उन्होंने बता दिया। इनकी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में जो है वर्स्ट कैटेगरी होती है आईपी वॉलेटर्स की, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट वर्स्ट कैटेगरी है ये। ठीक, तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ये बताता है कौन कौन सी कंट्री हैं जिनको रखा है इसने अभी। अर्जेंटीना, चिली, चाइना, इंडोनेशिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, यूक्रेन और वेनेजुएला। ठीक, एक चीज़ तुम देख मतलब ये देखो कि जो लोग रशिया मतलब जैसे रशिया हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, जो लोग ट्रम्पू के ज़्यादा क्लोज थे, डोनाल्ड ट्रम्प के, उनके जो है क्लोज, उनका नाम देखो यहाँ पे इस बार आ रहा है बिडेन के। उसमें तो एक थोड़ा बायसनेस है। और लोग जो कहते हैं ना, अरे कमला हैरिस आ गई, देखिए अब तो इंडिया के प्रो काम होगा, ये होगा वो होगा, ऐसा होता नहीं है। इससे ये साफ साफ पता चलता है। ठीक, सब लोग अपना अपना काम करते हैं, अपना अपना इंटरेस्ट देखते हैं। और वैसे भी यूएसए जो है, जो फॉरेन अफेयर में आप लोग पढ़ोगे आगे जाके इंटरनेशनल रिलेशंस में, कुछ जो है थ्योरीज होती हैं, जैसे कि रियलिज्म की थ्योरी पे काम करता है। ठीक, कौन? यूएसए। इंडिया किस वैसे चाइना, जैसे इंडिया जब पहले कहा बोला जाता था कि आइडियलिज्म पे वो काम करता है, आदर्शवादी पे। ठीक, ये रियलिज्म की रियलिस्ट रहो पहले हमारा, फिर बाद में अमेरिका फर्स्ट देन आफ्टर कोई भी जो भी है। अच्छा, इंडिया ने इन्होंने बोला कि मीनिंगफुल प्रोग्रेस तो करी है आईपी प्रोटेक्शन में, लेकिन फिर भी कई सारे जगहों पे इन्होंने काम नहीं किया, बल्कि उल्लंघन ज़्यादा किया है। चाइना के लिए तो उन्होंने बोल दिया पीपीई किट हो चाहे N95 हो, ये सब नकली भेज रहा है। चाइना की तो बिल्कुल ही उतार दी इन्होंने। अगला जो हमारा टॉपिक है लैग बी ओमर उत्सव है। देखिए क्या हुआ, अभी यहाँ भगदड़ मच गई। और 30 अप्रैल को ये मतलब ये फेस्टिवल चल रहा था, इसराइल में भगदड़ मची, 44 लोग मर गए। यहाँ पे अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी यानी कि ज्यूज़, यानी कि बहुत कट्टरवादी जो ज्यूज़ हैं, वो सब वहाँ पे इकट्ठा हो रखे थे इसराइल के नदन इसराइल में। ठीक, यहाँ जहाँ पे ये फेस्टिवल चल रहा था। और 150 पीपल जो है वो मतलब जख्मी उख्मी हो गए हैं। और बहुत ही मतलब इस इसराइल का कंट्री का डेडलीस्ट सिविल डिजास्टर माना जा रहा है, वन ऑफ द डेडलीस्ट माना जा रहा है। देखिए इसकी मैपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर नॉर्थ में देखो, यहाँ कहीं होगा, ये हो रहा होगा ऊपर। ठीक है, अब देखो गोलन हाइट्स जो है ये सीरिया से छीन लिया था इसराइल ने, ऑक्युपाइड है। ठीक, ये लेक टिबेरियस है आपकी, ये गोलन हाइट्स और यहाँ पे पड़ती है। डेड सी ये हो गई, जॉर्डन रिवर ये हो गई। ठीक, और जॉर्डन से देखिए ये टच करता है, सीरिया से टच नहीं करता है आपका इसराइल, लेबनान से टच करता है। यहाँ पे एक जो है टेररिस्ट ग्रुप है, इसराइल कहता है ऐसा, जिसका नाम है हेजबुल्ला। और हेजबुल्ला जो है वो इसराइल ये कहता है कि ईरान इसको जो है वो करता है, वित्त पोषित करता है, यानी कि फाइनेंशियली मदद करता है। और ये है वेस्ट बैंक, जहाँ पे ये फ़लस्तीनियन और ये सब रहते हैं। दूसरा गाजा स्ट्रिप है, जहाँ पे फ़लस्तीनियन रहते हैं। और वेस्ट बैंक में कहा जा रहा है कि इसराइल यहाँ पे अधिक वो कर रहा है,
लैंड एक्विजिशन कर रहा है, अपने इस यहूदियों का जो है सेटलमेंट करा रहा है, मतलब कि घर वर बसवा रहा है। ठीक, मेडिटेरियन सी से जो है कौन कौन से जो है कंट्री लगते हैं यहाँ पे, इजिप्ट लगता है, इसराइल लगता है, लेबनान भी लगता है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ। ये गल्फ ऑफ अकाबा है, ठीक, जॉर्डन ये रहा, सऊदी अरेबिया टच नहीं करता है इसराइल से, ध्यान रखना। अच्छा, अब इसके इस फेस्टिवल के बारे में देख लेते हैं। ये जूइस का फेस्टिवल है, हेब्रू मंथ जो होता है ऑफ ईयर, ठीक, हेब्रू मंथ ऑफ के टाइम पे होता है। और देखिए एक दो दिन है, पास ओवर और शावत, ठीक, इन दोनों के बीच में जो है 49 दिन का गैप होता है। इस 49 दिन के गैप में जो 33वां दिन होता है, जो 33rd डे होता है, उस दिन जो है आपका ये जो है लैग बी ओमर फेस्टिवल मनाया जाता है। समझ में आ गई बात। और जो फेस्टिवल है ये सिर्फ इसी दिन हो सकता है, 33वें दिन, ठीक। और इस दिन क्या होता है, वेडिंग वेडिंग होती है, छोटे बच्चे 3 साल के हो चुके हैं उनका मुंडन होता है, फर्स्ट हेयर कट पाते हैं बेचारे। बेचारे क्या मज़ा आता होगा उनको, काफ़ी, कुछ को आता भी होगा कुछ को नहीं भी। रब्बी शिमोन जो हैं ये बोले जाते हैं कि इनको एक गिफ्टेड टालमुदिक स्कॉलर थे। और ये रब्बी अकीवा जो मैं यहाँ बता रहा हूँ बस एक बार सुन लेना, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना, बहुत मुझे थोड़ा सा वो हो सकता है। रब्बी शिमोन, अब रब्बी जो होते हैं वहाँ पे समझ लो एक तरीके से वहाँ के पादरी टाइप के हैं ये, और इसराइल में यहूदियों के। और रब्बी शिमोन को बोला जाता है कि तालमुदिक स्कॉलर थे, और ये डिसाइपल थे किसके, रब्बी अकीवा, ठीक, डिसाइपल थे मतलब ये एक स्टूडेंट थे इनके। जो रब्बी अकीवा जो है बहुत ही बड़े साधु थे आपके जूइश के। और ये कहा जाता है कि रब्बी शिमोन जो है जिन्होंने एक लिखा था, जौहर लिखा था, जो कि मेन सबसे प्रमुख कार्य माना जाता है कबाला का या फिर जूइश मिस्टिज्म का, ठीक, यहूदी रहस्यवाद या फिर कबाला का। तो ये किसने लिखा, रब्बी शिमोन ने लिखा। ज्यूज़ ये मानते हैं, ये स्टोरी है, ज्यूज़ ये मानते हैं कि जब ऑन द डे ऑफ हिज डेथ, रब्बी शिमोन की जिस दिन डेथ हुई, तो उस डेथ से होने से पहले रब्बी शिमोन ने अपने डिसाइपल जो स्टूडेंट्स थे उनको कबाला से संबंधित बहुत सारे जो है सीक्रेट्स बताए। तो इसी की याद में जो है लैग बी ओमर का जो है सेलिब्रेट किया जाता है। एक और तबका जो है वो ये कहता है कि रब्बी अकीवा जो थे, जिसके जो है स्टूडेंट थे कौन, रब्बी शिमोन, उन्होंने मतलब दिल्ली ये बहुत ज़्यादा प्लेग फैल गया जिसमें 2,44,000 लोग मर गए, ठीक। ऑफ द जो ये जितने भी थे सब फॉलोअर्स थे किसके, रब्बी अकीवा के, जो ये लोग मर गए, प्लेग फैल गया था। वो प्लेग इस दिन को ख़त्म हुआ था, ये 33वां दिन जो है, ठीक है, और इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है। और उसमें जो लोग बच गए थे उसमें से रब्बी शिमोन भी एक था बंदा। तो ये पूरी चीज़ थी। लैग बी ओमर फेस्टिवल कहाँ से, इजराइल से संबंधित है, और अभी इसमें स्टैम्पीड हो गया था, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। अगला जो हमारा सेक्शन है वो है कौन बनेगा एएसपी से, जो हमारा फेवरेट सेक्शन होता है। इसमें हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है कि क्वेश्चन हमारा फाइनली, जितनी मेहनत हम करते हैं उसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाना है ना यार, एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम के टाइम पे वो सही कैसे करना है उसको यहाँ पे समझते हैं। चाहे वो एलिमिनेशन मैट्रिक्स के थ्रू हो, चाहे वो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, उनके क्या क्या टेक्निक ध्यान रखनी है, उसको समझते हैं। देखिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 की बात हो रही है यहाँ पर। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 की बात हो रही है, इससे संबंधित कौन से स्टेटमेंट सही हैं, ट्रू बताना है, सत्य कौन कौन से हैं। तो देखिए इंडियन नेवी ने अभी लॉन्च किया है, ठीक है, स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही, इंडियन नेवी नहीं किया है भाई, ठीक, ऑपरेशन समुद्र सेतु। अगला है कि इसमें हम भारतीयों को वापस लाएंगे जो बाहर रह रहे हैं, ठीक, क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है बताइए। और तीसरा ये है कि जो 2 शिप हैं, आईएनएस तलवार और आईएनएस कोलकाता, ये इसके काम के लिए जो है इनको डाइवर्ट किया गया इस ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के लिए। तो देखिए इसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो इसलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बचा बी ऑप्शन यानी कि 1 और 3। देखिए समुद्र सेतु 1 जो था उसमें जब कोविड-19 पिछली बार जब चालू हुआ तो भारत ने अपने कई सारे जो है ये युद्धपोत, ये शिप्स को भेज के जो लोग बाहर काम कर रहे थे भारतीय नागरिक उनको वापस लाने में मदद ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम था समुद्र सेतु 1। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी सिचुएशन में जो लिक्विड और जो तरल जो ऑक्सीजन है वो ना होने की वजह से, और उनको लाने के लिए आईएनएस कोलकाता और आईएनएस तलवार को के लिए इस काम के लिए लगाया गया, और इसी का नाम है समुद्र सेतु 2, ठीक। लिक्विड जो है ऑक्सीजन लेके आएंगे क्रायोजेनिक कंटेनर्स में, ठीक है, ये वाली चीज़ है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा यही है, वर्ल्ड प्रेस डे से आ गया, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे से कौन सा स्टेटमेंट गलत है बताना है। ये इस साल का जो थीम है उसका नाम है इन्फॉर्मेशन एज पब्लिक गुड, ठीक, जानकारी एक सार्वजनिक जो है वस्तु है या फिर गुड है।
और ये वाली चीज़ है कि ये 4 मई को होता है अगला हर साल। ये बताइए सही है कि गलत है। और यहाँ पे फॉल्स पूछा गया, ध्यान रखना, करेक्ट कर समझ के सिली मिस्टेक नहीं करनी है। अगला स्टेटमेंट ये है कि जनरल असेंबली जो होती है हमारी यूनाइटेड नेशंस की, सॉरी, वहाँ पर जो है इसको 1993 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ताकि अमेरिकी जो अफ्रीकी प्रेस है उसको प्रमोट किया सके। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट देखिए सही है। तीसरा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है तो ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि गलत पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट भी सही है, थीम भी बिल्कुल सही है, तो पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ठीक, तो इसलिए बचा कौन सा, 2, क्योंकि ये 4 मई को नहीं बल्कि 3 मई को होता है। मैंने आज के वीडियो के शुरुआत में इसको आपको बताया था, और इसमें याद किया जाता है वो उन जर्नलिस्टों को जिन्होंने अपनी जीवन जो है लगा दिया अच्छे फ्रीडम प्रेस की फ्रीडम के लिए। ठीक, तो इसी प्रकार से हमारा जो है आज का सेशन बहुत ही लुक्रेटिव, बहुत ही ज़्यादा जो है प्रभावशाली सेशन खत्म होता है। लाइक बटन आप लोग को तोड़ते रहना है, लगातार शेयर करिए और सब्सक्राइब जो करिए और बेल आइकन जरूर दबा दिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ प्रीमियर करो। अच्छा, जो प्रीमियर आता है ना, जब लिख के आ जाता होगा मान लीजिए, तो आप लोगों को क्या करना है, रिमाइंडर उसमें लगा लिया करो, तो आप लोग को जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा आसानी से। और लाइक ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादातर लोग तक पहुँचे। शेयर करिए, जितने ज़्यादा लोग आएंगे मेरा प्रोत्साहित बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और मैं अच्छे से अच्छे आप लोगों के लिए कंटेंट इसी तरीके से लाता रहूँगा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आएंगे ही आएंगे विदाउट एनी डाउट। और एग्ज़ाम कौन कौन सा एग्ज़ाम, प्रीलिम्स, मेंस, एसए, चाहे सीएपीएफ हो, चाहे आपका जो है यूपीएससी हो, यूपी और भी स्टेट पीसी एग्जामिनेशन जो है, यूपी पीसीएस हो गया, बिहार हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा जो है आपको यहाँ पे कंटेक्स्ट, पूरा कॉन्सेप्ट, वैल्यू एडिशन और क्वेश्चंस, ठीक, इंटरलिंकिंग सब बताया जाता है। इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। और इसके अलावा अगर आप लोगों को वन स्टॉप डेस्टिनेशन चाहिए पेड ग्रुप ज्वाइन करके तैयारी करने के लिए, तो यूपीएससी का और ईपीएफओ का जो है हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चालू है। सिर्फ टेस्ट सीरीज़ का भी पेड ग्रुप चालू है। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो 8564880530 9609606608 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। लाइक का बटन तोड़िए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोगों से लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे मातरम।